गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति, तो इसके 5 तत्व मैंने आपको बताए थे, लेकिन उन 5 तत्वों की चर्चा करने से पहले हमें यह चर्चा करनी होगी कि स्वतंत्र सहमति क्या है। और स्वतंत्र सहमति की चर्चा करने से पहले हमें चर्चा करनी होगी सहमति वर्ड पर। देखिए सहमति क्या, मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया था। इसका अर्थ था धारा 2B बताया था ना कि जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया गया है वह व्यक्ति उस प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति करने या न करने के संबंध में दे तो वो सहमति मानी जाती है। लेकिन सहमति भी, ठीक है, ये तो सहमति का अर्थ था। सहमति में समान भाव से, और बात आती है समान विषय वस्तु पर, यानी कि एक प्रस्ताव करने वाला और एक उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला, 2 व्यक्ति थे ना। तो और समान भाव से, यानी कि जो भी प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति ने शर्तें रखी है या बातें रखी है, तो सामने वाला जिस व्यक्ति ने उसे स्वीकार करना है वो व्यक्ति भी उसी बात को समान भाव से, और विषय वस्तु भी जो कही है, जैसे मार्कर का है, ये व्हाइट बोर्ड रोरेटो का मार्कर का है, तो इसी पर ही, न कि सेलो पर, यानी कि ये विषय वस्तु चेंज होगी ना, सेम विषय वस्तु पर, समान भाव से समान विषय वस्तु पर दोनों सहमत हो तो वो क्या मानी जाएगी, सहमति मानी जाएगी। अब बात आती है स्वतंत्र सहमति की। स्वतंत्र सहमति में, यानी कि मैंने आपको 5 तत्व बताए थे, कौन से? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती, मिस्टेक, यानी कि ये 5 तत्व बताए थे। यानी कि स्वतंत्र सहमति तभी मानी जाएगी जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव किया है और दूसरा व्यक्ति जो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी उसके साथ अनुचित तरीका नहीं अपनाया, किसी प्रकार का कपट नहीं किया, कोई मिथ्या वर्णन नहीं किया, और न ही वो अनुबंध गलती पर आधारित है। ठीक है ना। इन 5 तत्वों का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया तो वो स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। लेकिन एक बात और है, अगर उस प्रस्ताव में, उस अनुबंध में, उस ठहराव में प्रथम 4 तत्वों का कहीं प्रयोग किया जाता है तो वो ठहराव व्यर्थनीय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक पक्षकार की इच्छा पर तो परिवर्तनीय हो रहा है। व्यर्थनीय की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि एक पक्षकार की इच्छा पर तो परिवर्तनीय हो रहा है, किंतु दूसरे पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं हो रहा। मतलब उत्पीड़न, आज मैंने प्रस्ताव किया और आपके साथ प्रस्ताव किया और जोर जबरदस्ती करके आपसे वो प्रस्ताव स्वीकार करवा रहा हूं, तो इसमें जोर जबरदस्ती उत्पीड़न हुआ, आप प्रताड़ित हुए। मेरी इच्छा पर तो परिवर्तनीय होना चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा पर नहीं हो रहा ना। और अनुचित तरीका, आपके पिस्टल रख दी गन पे, अनुचित तरीका अपना लिया, अब मैं तो परिवर्तित करवा रहा हूं, आप परिवर्तित करना नहीं चाहते, आप उसे पूरा करना नहीं चाहते। कपट कर रहा हूं, मुझे पता है कि आपकी जमीन की वैल्यू 5 लाख रुपए है और मैं कपट करके आपसे वो जमीन 2 लाख रुपए में हड़प रहा हूं। या
गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मिथ्या वर्णन कर रहा हूं, मतलब कि मुझे पता है कि आपकी जमीन की वैल्यू या आपकी कार की वैल्यू आज के टाइम मार्केट में क्या है, 20 लाख रुपए है, लेकिन आपकी कार की वैल्यू 20 लाख रुपए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस कार को कौन पूछता है, यहाँ सड़कें ही नहीं है ऐसी, आप ऐसी गाड़ी लेके बैठे, ये बेच दो 5 लाख रुपए में। मिथ्या वर्णन, गलत बात आपसे कर रहा हूं और आपको बहकावे में ले रहा हूं, तो आपकी इच्छा ही नहीं है गाड़ी बेचने की, लेकिन मैं आपसे जबरदस्ती वो कार्य करवा रहा हूं, तो मिथ्या वर्णन। तो ये सारी स्थितियां तो कहलाती है व्यर्थनीय की स्थितियां, ठीक है ना। एक पक्षकार की इच्छा पर तो परिवर्तनीय हो रहा है, किंतु दूसरे पक्षकार या पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं हो रहा, तो वो क्या स्थिति कहलाएगी, व्यर्थनीय की स्थिति कहलाएगी। और पांचवी बात आती है गलती। अगर गलती, जैसे ही बात प्रस्ताव करने वाले को पता है वैसे ही बात उसने सहमति करने वाले को बता दी, ठीक है। अब इसमें ना तो मेरी गलती ना आपकी गलती, मैं अनुबंध का प्रस्ताव करना चाहता हूं और आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हैं। जैसी बात मैंने सुनी वैसी आपको बता दी और आपने भी उसी बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। लेकिन बाद में पता लगा क्या कि ये कार्य तो हो ही नहीं सकता, ये कार्य तो पूरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारा गलत पर आधारित है, गलती पर आधारित है। क्योंकि जैसा मुझे पता था, ना मेरी गलती ना आपकी गलती, तो उसमें दोनों पक्षकारों की जब गलती आ जाती है या दोनों पक्षकारों को सही बात का ज्ञान नहीं होता, तो वो स्थिति व्यर्थ ठहराव की स्थिति बन जाती है, यानी कि ऐसा ठहराव जो राजनीति द्वारा परिवर्तनीय होते होते रुक जाता है। क्योंकि इसमें आप भी अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, सहमति करने वाला भी अनुबंध करने की क्षमता रखता है, लेकिन वो अनुबंध गलती पर आधारित है, मतलब गलत नियमों पर आधारित है। तो ऐसा ठहराव क्या होगा, परिवर्तनीय होते होते रुक जाएगा, तो वो व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में चला जाएगा, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा, या राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होते होते रुक जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये स्थितियां व्यर्थ ठहराव की स्थितियां कहलाएंगी। अब इतनी सी बात से भी आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि उत्पीड़न क्या है, अनुचित प्रभाव क्या है, लेकिन इनका अलग से विस्तार से भी हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मैंने कल भी आपको बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और ये निश्चित रूप से आपको चाहे 8 नंबर के क्वेश्चन में मिले चाहे 20 नंबर के क्वेश्चन में मिले, तो उत्पीड़न की बात हम करते हैं। पहला हमारा जो तत्व है उत्पीड़न, और अगर इन पांचों तत्वों का कहीं भी प्रयोग नहीं है ना, तो वो स्वतंत्र सहमति का रूप धारण कर लेगी। उत्पीड़न धारा 15, और उत्पीड़न का मतलब ज्यादातर क्या होता है, जोर जबरदस्ती, बल प्रयोग, धमकी देना, ठीक है। मेन तो ये 3 ज्यादा बातें आती हैं कि ज्यादा जोर जबरदस्ती करके आपको प्रताड़ित करना, ठीक है, या बल प्रयोग करके आपसे वो बात मनवाना, या धमकी देकर आपसे वो बात कार्य पूरा करवाना। इन तीनों कंडीशंस में कहीं भी आपके साथ वो कार्य पूरा करवाया जा रहा है, आपके साथ ठहराव को पूरा करवाया जा रहा है, तो पीड़ित पक्षकार को स्वयं को क्या करना होगा, स्वयं को सिद्ध करना होगा कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती की गई है, या बल प्रयोग किया गया है, या मुझे धमकी दी गई है, तो उस कारण मुझे ये कार्य को पूरा करना पड़ा। तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी गई, बल्कि मेरे साथ इस तरीके से उसको सहमति मानी गई और ठहराव किया गया, और ठहराव करने के बाद उसका क्या अनुबंध बनाया गया, और उस अनुबंध को पूरा करने के लिए मुझे मजबूर किया गया। या यहां ये भी बात कह सकते हैं हम, मजबूर करना, जैसे किसी का अपहरण कर लिया, अपहरण करके और मुझे मजबूरन वो कार्य करना पड़ेगा ना, तो पीड़ित पक्षकार को स्वयं को सिद्ध करना होगा कि मेरे साथ इस तरीके से जोर जबरदस्ती की गई, बल प्रयोग किया गया, तो मुझे उस कार्य को पूरा करने के लिए मजबूरन क्या होना पड़ा, नीचे झुकना पड़ा, और इसलिए ये कार्य किया गया, तो वो उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। कल इसकी डिटेल हम और भी चर्चा करेंगे, बाकी के पॉइंट्स इसके जो इसके मेन आवश्यक तत्व है, ठीक है, ये तो इसके मीन में आ जाते हैं बातें, ठीक है ना।
ज्यादा डिटेल पढ़नी है तो आप इसकी बुक में भी देख सकते हैं। इसकी जो मेन बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और इसकी जो कल आवश्यक तत्व है उत्पीड़न के, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।